तो बस थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वर्ल्ड को संबोधित करने वाले हैं। रूस को लेकर अमेरिका कोई बड़ा फैसला ले सकता है। रूस पर कड़ी पाबंदियां लगाने का ऐलान भी कर सकते हैं जो बाइडेन। आपको यहां बता दें, कुछ देर पहले रूसी संसद ने भी राष्ट्रपति पुतिन को रूस के बाहर मिलिट्री पावर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पुतिन को रूस की संसद से जंग शुरू करने के लिए खुली छूट मिल चुकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा उनसे हम बात कर लें। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक हैं, उसके अलावा हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जो बाइडेन पर लगी हुई है, क्या कुछ बात कर सकते हैं जो बाइडेन? देखिए, जो बाइडेन ने जैसे कि पहले भी कहा था, धमकियां दी थी कि हम सैंक्शन लगाएंगे रूस के खिलाफ, तो अब और सैंक्शन लगा सकते हैं। पहले सैंक्शन पिछले साल तो उन्होंने लगाई ही थी, जून में भी और अगस्त में भी, लेकिन अब और सैंक्शन लगा सकते हैं। और वो सैंक्शन क्या होंगे? एक तो ये होंगे कि जो न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जो कारोबार होता है या अमेरिकन बैंक्स के थ्रू कारोबार होता है, उस पे सैंक्शन लगा देंगे ताकि रूस का वहाँ से कोई कारोबार ना हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल कारोबार ज़्यादातर डॉलर में ही होता है। अगर डॉलर का हर ट्रांजैक्शन जो है वो यूएस होकर के रूट होता है, तो अगर इस पे सैंक्शन लग गया तो यूएस से होके जाने वाली सारी चीज़ें रुक जाएंगी। और स्पेशली रूस का ऑयल, जो कि रूस जो है दुनिया का 20% के करीब नेचुरल गैस, 17% सॉरी के करीब नेचुरल गैस और 13% के करीब क्रूड ऑयल पैदा करता है, जो ओपेक की प्रोडक्शन से करीब करीब आधा है। और ये सारा तो रूस भारत और चीन को दे नहीं सकता, जिसके साथ रूबल में, रूपी में या लोकल उसमें एक्सचेंज है। तो बाकी के लिए उसको देना पड़ेगा डॉलर एक्सचेंज के थ्रू। और डॉलर एक्सचेंज के थ्रू अगर ये सैंक्शन लग गया तो फिर रूस वो नहीं कर सकता। इसके अलावा उतना ही नहीं है, रूस कोबाल्ट 6% कोबाल्ट दुनिया का, 6% एल्युमिनियम दुनिया का प्रोड्यूस करता है, 3.5% कोबाल्ट कॉपर प्रोड्यूस करता है, 4% कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है। और इसके अलावा रूस अमेरिका के बाद एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है मिलिट्री हार्डवेयर का, जिसमें इंडिया का 49% इंडिया के इंपोर्ट का वहीं से होता है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा जो बाइडेन किस तरह का ऐलान करते हैं, क्या बात वो कहते हैं। पूरी दुनिया की नजर उन पर है। मेजर जनरल अश्विनी शिवाच भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल शिवाच, आपसे मैं जरा समझना चाहूंगा, अगर हम बात करें पुतिन की, तो अब उनको सीधे सीधे रूस की संसद ने जो है वो इजाजत दे दी है, यानी देश के बाहर वो सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पुतिन जो है लगातार अपनी बात कह रहे हैं, और अब उसमें कोई शक नहीं है कि रूस जो है, पुतिन जो है, उनको वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो पंकज, एक तो पहले समझना पड़ेगा कि जो रूस ने किया है वो एक पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है। जो कुछ उसने कर दिखाया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस प्रकार से बिना एक गोली चलाए दो इलाकों को, लोनसक और डोनसक एरिया जो डॉनबास का है, उनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर उनके साथ फ्रेंडशिप और एड एक ट्रीटी साइन कर ली, पीस कीपिंग भेज दिया। तो उसने ही एक स्ट्रोक में ही एक आपको यूक्रेन के और रूस के बीच के अंदर एक प्रकार से बफर स्टेट बना दी है। इसमें कोई शक नहीं। आज जो उसकी छवि है पुतिन की डोमेस्टिकली बहुत हाई है, और जिस प्रकार से उसको एक प्रकार से हर एक तरफ से उसको जो कॉन्फिडेंस गेन हुआ है, और जो उसको एक प्रकार से लोगों का साथ मिल रहा है, वो भी काबिले तारीफ है। तो आज पुतिन बहुत स्ट्रांग है। उनको उनके पार्लियामेंट ने भी परमिशन दे दी है कि वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं सोचता हूं पंकज, वो फोर्स यूज नहीं करेंगे। उन्होंने जो करना था सो कर दिया। अभी बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नेटो एंड अमेरिका। वो क्या करते हैं उसके बाद डिपेंड होगा कि रूस क्या नेक्स्ट स्टेप लेता है, क्योंकि रूस ऑल आउट ऑपरेशन में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर वो यूक्रेन पे हमला कर देता है तो उसको कुछ गेन नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि फिर उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन जोरों से लगेगी। और यूक्रेन को काबू करना तो आसान है, एक बार जीतना तो आसान है, मगर उसको गवर्न करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर रशियन पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर यूक्रेन की पॉपुलेशन है।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो कार्रवाई पुतिन ने अभी की है वो एक मास्टर स्ट्रोक है, वो इसी को ही एक्सप्लॉइट करेगा और अगला स्टेप की वेट करेगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अमेरिका के पास कोई ज्यादा बड़े चॉइस नहीं है एक्सेप्ट कि वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की कोशिश कर ठीक है, रहा था। ब्रिगेडियर दत्ता, जरा आपसे भी समझना चाहेंगे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के अलावा क्या अमेरिका कोई और बोल्ड स्टेप भी ले सकता है, क्योंकि दो सुपर पावर्स अगर आमने सामने हैं तभी कुछ उसका सॉल्यूशन अगर अमेरिका निकालता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, पश्चिमी देशों की बात करें, तो सिवाय क्रिटिसाइज करने के उन्होंने खुलकर और कुछ नहीं कहा। अगर हम यूरोपियन यूनियन की भी बात करें, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रुख अमेरिका ने अपनाया है। और रही बात सैंक्शंस की, कि उसके अलावा अमेरिका के पास ये हॉब्सन्स चॉइस है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सके। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए, रशिया ने जो सलामी स्लाइसिंग है वो वाली टैक्टिक्स इस्तेमाल की है। उसने जॉर्जिया के साथ 26 अगस्त 2008 में यही किया, दो रीजन्स को ले लिया, और ये कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि अमेरिका ने क्योंकि अमेरिकन जो एजेंसीज हैं, खासकर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो कैसे फेल हो गई। क्योंकि आप देखिए, डोनेट्स और लुहांस्क में ऑलरेडी उसने 5 जो बटालियंस थे, जो टेक्टिकल ग्रुप्स थे, उनको डिप्लॉय किया हुआ था। एज इट इज ब्रेक अवे प्रोविंस था वो। तो मैं तो इसको अमेरिकन फेलियर मानता हूं, कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर है कि जिस तरह से, क्योंकि इतिहास गवाह है, तारीख इसकी गवाह है कि रशिया ने यही टैक्टिक्स इस्तेमाल की है। पुतिन एक खुद एक मजे हुए मिलिट्री लीडर है और एक बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिकल लीडर है। तो अमेरिका की ये जो मिसरीडिंग ऑफ सिचुएशन है, ये अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इज प्लानिंग कोई काइनेटिक ऑपरेशन इन दैट एरिया, क्योंकि हालांकि पोलैंड वगैरह में ट्रुप्स वगैरह का जमावड़ा काफ़ी हो गया है, पर मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यही सेबर रेटलिंग चलती रहेगी और रूस अपना काम धीरे धीरे, क्योंकि रूस एक अखंड रूस की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें 1991 के ब्रेक के बाद रशिया ने भी अब अपना जो इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन है, वो बिल्कुल जैसे चीन ने शुरू कर रखा है, वही चीज वो रेप्लिकेट कर रहा है, और चीन का पूरा आशीर्वाद है रूस के ऊपर। बिल्कुल। और त्रिपाठी साहब, जरा आपसे हम समझे भारत का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें, रशिया की तो पुराना साथी भारत का रहा है, और अमेरिका से जिस तरह से रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं अमेरिका के साथ, और अब जो हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं अमेरिका के साथ, तो भारत का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए पंकज, भारत की बड़ी टाइम टेस्टेड और वेल डिफाइंड पॉलिसी रही है इस मामले में, कि दुनिया में कहीं भी अगर दो देशों के बीच में तनाव या संघर्ष की स्थिति होती है, तो भारत का यही स्टैंड रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, कि भारत यही कहता है कि दोनों देश आपस में बैठ करके, युद्ध विराम करके, आपस में बैठ करके निगोशिएटिंग टेबल के आर पार वो डिप्लोमेटिक मीन्स का उपयोग करके बातचीत करें, निगोशिएशन करें और उससे समझौता करें। और रही बात ये कि भारत को, जैसे कि अभी किसी चैनल में मुझसे पूछा जा रहा था, उन्होंने न्यूज़ बताया कि उक्रेनी विदेश मंत्री ने, उक्रेनी प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की है, बात करने की प्रार्थना की है, कि ताकि वो बात करके उनको मध्यस्थता के लिए तैयार करें। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी एक इंडियन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हम भारत से उम्मीद करते हैं कि चूंकि भारत रूस का बहुत अच्छा दोस्त है और यूक्रेन का भी, इसलिए वो इसमें मध्यस्थता करे। लेकिन हमने कभी भी मध्यस्थता की बात नहीं की है। हमारी ये भी बड़ी स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है कि दो देशों की लड़ाई के बीच में हम कभी भी मध्यस्थता नहीं करेंगे। तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये है कि हम किसी भी XYZ किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, हमारी अपनी सोच है और हम किसी को साइड नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, अगर हम किसी की मध्यस्थता करेंगे
तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के नॉर्म्स के विपरीत है, क्योंकि कश्मीर में हम कहते आए हैं दुनिया के सभी देशों से कि हमें कोई भी मध्यस्थता पसंद नहीं है, ये द्विपक्षीय मामला है और इसको द्विपक्षीय हम और पाकिस्तान ही सुलझाएंगे। अब उस हालत में अगर हम मध्यस्थता की बात स्वीकार करते हैं तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी कश्मीर पॉलिसी पे पड़ेगा। इसलिए इंडिया का यही स्टैंडर्ड रिप्लाई रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, और अभी तक रहा है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों देश डिप्लोमेसी का उपयोग करते हुए युद्ध बंद करके नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के आपसी वार्तालाप से शांतिपूर्वक इसको सुलझाएं। हाँ, इंडिया तब इंटरवीन करेगा अगर इंटरनेशनल एजेंसीज के ऑस्पिस में इसको वो किया जाए, जैसे अगर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया को कहा जाता तो इंडिया सहर्ष उसमें पार्टिसिपेट करेगा, या कहीं रिहैबिलिटेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के ऑपरेशन के लिए कहा जाता तो उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सीधे सीधे मध्यस्थता नहीं। जनरल शिवा, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, यानी सीधे सीधे ब्रिटेन तो ये कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन में आक्रमण शुरू कर दिया, और जो खबरें आ रही हैं वो ये कि तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं रूस के, उन्होंने यूक्रेन से उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। तो यानी ये आहट है, अब एक तरह से युद्ध की इंडिकेशन आ रही है, अभी भी संभल सकती है स्थिति? देखो, बिल्कुल पंकज, ये तो सच्चाई है कि जिस प्रकार से सिचुएशन डिटोरेट हो रही है, लड़ाई होने में कोई खास फर्क नहीं है, लड़ाई हो सकती है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, और लड़ाई के लिए तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं। मगर मैं समझता हूं कि अभी भी डिप्लोमेसी को चांस दिया जाना चाहिए, कुछ न कुछ हाल निकलेगा, क्योंकि लड़ाई किसी के फायदे में नहीं, ना रूस के फायदे में, ना अमेरिका के में, ना यूक्रेन के, और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बड़ा इसका एडवर्स इंपैक्ट होगा इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा, और उसके बाद होगा क्या कि गुटों में बट जाएगा पूरा वर्ल्ड, और हो सकता है ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इसके अंदर और देश आ जाएं और ये न्यूक्लियर हथियार का रूप भी ले सकती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि लड़ाई कोई इसका सलूशन है। मगर ये भी सच बात है कि जो सिचुएशन बिल्डअप हो रही है उसमें एक प्रकार से गिरावट आने से और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होने से कार्रवाई हो सकती है, पर जो मेन मुद्दा जो लड़ाई करने का है वो सबसे बड़ा श्रेय जाता है पुतिन पे। क्या पुतिन अब फोर्स यूज करने की कोशिश करेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।